हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हमारी एचटेट के लिए जो सीडीपी की क्लासेस है वो हमारी स्टार्ट हो रही है और ये आपकी क्लास 1 यानी कि टॉपिक नंबर 1 रहने वाला है। बिल्कुल ही आपके सिलेबस के साथ ही मैं चलूंगी। जो जो आपके सिलेबस में मेंशन किया गया है वैसे ही टॉपिक के अनुसार हम यहाँ पर करेंगे। कंटेंट करेंगे दिन में और रात को 9 बजे यहाँ पर लाइव प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे जो भी हम कंटेंट दिन में करेंगे उसके बेस पर। तो आज रात को भी लाइव होगा आपका और जो टॉपिक मैं यहाँ पर कंप्लीट करा रही हूँ जो कि आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है और इसका लर्निंग के साथ क्या रिलेशन है, इस कंप्लीट टॉपिक के क्वेश्चंस भी हम रात को लाइव में करेंगे। तो आप रात को लाइव में मेरे साथ जुड़ना प्लीज ना भूलें ताकि आपके जो कॉन्सेप्ट अब बने हैं उसकी क्लियरिटी आपको शाम तक हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। आपको प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से डेली बेसिस पर इन क्लासेस को जरूर देखिए और यहाँ पर आपको 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स भी आने की पूरी चांसेस बन जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 1 रहने वाला है वृद्धि और विकास का, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के आपको डिफरेंस भी पता करना है, आपको इनके अंतर के बारे में पता होना चाहिए है। और एचटेट हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, साथ ही प्रिंसिपल से भी पूछा जाता है। तो प्रिंसिपल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे और 2 वीडियो के अंदर कंप्लीट ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। तो ठीक है, आज स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, साथ ही इसके एस्पेक्ट्स को, जितने भी आपके आयाम है, जो भी डेवलपमेंट के स्टेजेस हैं, सभी को यहाँ पर अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ग्रोथ और डेवलपमेंट, तो सबसे पहले आपको ग्रोथ क्या होता है इसके बारे में पता होना चाहिए है। ग्रोथ का मतलब वृद्धि, और वृद्धि की जब मैं बात करती हूँ तो मतलब आपका फिजिकल एस्पेक्ट यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, आपका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है यानी कि जो शारीरिक संरचना है वो यहाँ पर आपकी आ जाती है। शारीरिक संरचना, मैं साथ के साथ इसको हिंदी में भी लिखती चलूंगी, तो आप प्लीज अपने नोट्स यहाँ पर जरूर बनाइए अगर आप नोट्स नहीं लेना चाहते हैं। अदरवाइज पेड नोट्स आपको 1 अगस्त से अवेलेबल हो जाएंगे, वो आप ले सकते हो। ठीक है, तो फिजिकल स्ट्रक्चर में आपका क्या क्या आ जाता है भाई? आपकी हाइट का बढ़ना, आपकी जो ऊंचाई है, आपकी जो लंबाई है उसका बढ़ना, आपके वेट का बढ़ना। जैसे बोलते हैं ना, मेरे मेरे अंदर 45 केजी वेट है, इसके अंदर 50 केजी वेट है। तो जो आपका फिजिकल स्ट्रक्चर है वो आपका ग्रोथ के अंदर आता है। ये हमेशा क्वांटिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव मतलब मात्रात्मक, आप इसको मेजर कर सकते हो। ठीक है, आप इसको मेजर कर सकते हो, आप इसको माप सकते हैं। हाइट को आप माप सकते हो, वेट को आप माप सकते हो, आपके इंटरनल ऑर्गन्स कैसे विकसित हो रहे हैं वो सब आपके ग्रोथ के अंदर आते हैं। उसके बाद ये होता है कंक्रीट। कंक्रीट मतलब आप इसको फील कर सकते हो, आप इसको देख सकते हो, आप इसको सेंस कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है? आपका ग्रोथ है जो कि आपके डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है। ठीक है, ग्रोथ डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन जो डेवलपमेंट है यानी कि जो विकास है उसका एक हिस्सा होता है क्या? ग्रोथ। ये आपको यहाँ पर समझना है। और बस एक छोटी सी अगर बात करूं मैं यहाँ पर, तो मतलब आपके शारीरिक संरचना जो है, आप दिखते कैसे हैं, आपकी लंबाई, आपकी ऊंचाई कितनी है, वो सभी आपके ग्रोथ के अंदर आ जाता है। ठीक है, आपका फिजिकल एस्पेक्ट आप कह सकते हो। बात करें फिर डेवलपमेंट तक जाने के पहले आपको एक टर्म यहाँ पर और पता होनी चाहिए जो कि डेवलपमेंट का हिस्सा है, क्योंकि बाद में मैं आपको एक रिलेशन बताऊंगी जिसके अंदर आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगा। मैचुरेशन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, यानी कि परिपक्वता। आप ऐसे सुनते हो ना, भाई अभी तो मैच्योर नहीं है, कैसी बातें कर रहा है, मैच्योरिटी वाली बात कर, ऐसे हम बोलते हैं ना एक दूसरे को। तो मैच्योरिटी का जो कंसेप्ट है वो अर्नोल्ड गैसल ने दिया था 1925 में, ये आप ध्यान में रखिएगा। और ये एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट है, ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हो। तो अगर आपसे ये कहे कि जो कॉन्सेप्ट है इसके पियोनियर कौन है, तो आप बताएंगे अर्नोल्ड गैसल है। अब मैच्योरिटी होता क्या है? मैच्योरिटी आना मतलब अब आपकी जो थिंकिंग है वो ग्रो कर चुकी है। अब आप अच्छी तरीके से, अब आपके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप थिंकिंग अच्छी तरीके से कर सकते हो, आप जिम्मेदारियां आप उठा सकते हो। तो वो क्या है? वो आपकी मैच्योरेशन है। मतलब अब आपकी एबिलिटी आ गई आपके अंदर, आप सोच सकते हो अच्छी तरीके से, आप अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो सारी जिम्मेदारियां जो है, कहीं ना कहीं सेंस ऑफ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका मैच्योरेशन का हिस्सा है। आप एडजस्ट कर सकते हो, अब आप समायोजन कर सकते हो। कोई भी समस्या आपके सामने है तो उसके प्रति आप रोना धोना छोड़ करके आप उसके मल्टीपल सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश करते हैं जब आप मैच्योर इनफ हो जाते हैं। ठीक है, तो आप ये जरूर ध्यान में रखेंगे, मैच्योरिटी का कंसेप्ट भी आपको पता रहना चाहिए है। और समहाउ ये किससे रिलेट करता है? अनुवांशिकता के साथ, हेरिडिटी से रिलेट करता है। थर्ड क्लास हमारी हेरिडिटी और एनवायरमेंट की ही रहेगी।
तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट आपको वहां से अच्छे से समझ में आ जाएगा। बाकी आप सभी को पता होगा हेरिडिटी मतलब आपके जीन्स जब आपके अंदर ट्रांसफर होते हैं आपके पेरेंट्स के थ्रू। तो जब भी मेच्योरिटी की बात आती है तो वो किससे रिलेट करती है, वो आपकी हेरिडिटी से रिलेट करती है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मैच्योरेशन का कंसेप्ट यानी कि परिपक्वता आपको यहाँ पर क्लियर हुआ, ठीक है। और कोई भी इंडिविजुअल जो है वो कब तक मेच्योर हो जाता है, तो 25 ईयर्स की एज तक कंप्लीट एक इंडिविजुअल जो है वो मेच्योर हो जाता है, ठीक है। ये भी आपको पता रहना चाहिए है। उसके बाद बढ़ते हैं डेवलपमेंट की तरफ। तो डेवलपमेंट जो है वो आपका कंप्लीट है किस फॉर्म में, इसके अंदर आपका ग्रोथ भी आ जाता है, इसके अंदर मैच्योरेशन भी आ जाती है, इसके अंदर आपकी लर्निंग भी आ जाती है। सारी चीजों का मिक्सचर क्या है, डेवलपमेंट है। ग्रोथ क्या है, आपकी एक टाइम पर रुक जाती है। मैच्योरिटी भी आपकी मैच्योर इनफ, कोई भी इंसान 25 साल तक हो जाता है। लेकिन जो डेवलपमेंट है वो आपका हमेशा चलता रहता है। वो आपके जन्म से लेकर के और आपकी मृत्यु तक आपका जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है। इवन जन्म भी नहीं, जब आप मदर की वोम में हो, जब आप माँ के गर्भ में हो, जब माँ ने आपको कंसीव किया है तब से लेकर के और किसी भी इंडिविजुअल की डेथ तक जो डेवलपमेंट है वो चलता रहता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी है कंसेप्शन टू डेथ, यानी कि गर्भ से मृत्यु। एक आपको यहाँ पर वोम टू टोम भी लिखा मिलेगा, वोम टू टोम, ये भी सेम ही है, गर्भ से कब्र तक, ठीक है। ये भी सेम ही है, तो आप इसके बीच में कंफ्यूज ना होइएगा। जितने भी चेंजेस हैं किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, जितने भी चेंजेस हैं कब से लेकर कब तक, उसके कंसीव तक, कोई भी जो मदर है जब बेबी कंसीव कर रही है, कंसीव से लेकर के उसकी डेथ तक जो भी चेंज किसी भी इंडिविजुअल के अंदर हो रहे हैं वो सिर्फ किसका हिस्सा है, वो डेवलपमेंट का हिस्सा है, ठीक है। डेवलपमेंट हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है, यानी कि सतत प्रक्रिया है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, नेवर एंडिंग प्रोसेस आप यहां पर कह सकते हो। कंप्लीट लाइन मैं यहां पर नहीं लिख रही हूं, लेकिन जो मेन शब्द है मैं यहां पर लिख ली हूं जो आपका ऑलमोस्ट यहां पर सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस है और ये परमानेंट होता है। ऐसा नहीं होता ना कि आपके अंदर डेवलप हुआ, आपने कोई भी चीज सीखी तो आप उसको फिर से रिवर्स में जा सकते हो, यहां पर रिवर्स में आप नहीं जा सकते हो। तो ये क्या है, परमानेंट है। कोई भी जो बदलाव होता है वो स्थायी बदलाव होता है, परमानेंट चेंज यहां पर होता है। तो ग्रोथ जो है आपके डेवलपमेंट का एक सिर्फ हिस्सा है। आप यहां पर कह सकते हो कि ग्रोथ जो है इज ओनली पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। वृद्धि जो है वो सिर्फ और सिर्फ विकास का एक हिस्सा है, जबकि विकास के अंदर तो सारे आयाम आ जाते हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। हर चीज आ जाती है, तो वृद्धि सिर्फ और सिर्फ क्या है, इसका एक हिस्सा है। तो क्वांटिटेटिव भी है और क्वालिटेटिव भी है। ग्रोथ हमारा क्या था, क्वांटिटेटिव था, मात्रात्मक था। यहां पर चूंकि हमारे पास वृद्धि इसका हिस्सा है इसलिए ये क्वांटिटेटिव भी होता है और क्वालिटेटिव भी होता है, क्योंकि ग्रोथ के साथ साथ इसमें बहुत सारे डोमेन्स आते हैं। जैसे इसमें आपका फिजिकल डोमेन तो आपका ग्रोथ ही हो गया है, जिसमें आपका कॉग्निटिव डोमेन आ जाता है, सोशल डोमेन आ जाता है, मोरल डोमेन आ जाता है, लैंग्वेज का डोमेन आ जाता है। तो सभी डोमेन को यहाँ पर मिलाकर के हम चलते हैं, इसलिए ये आपका क्वालिटेटिव भी है यानी कि गुणात्मक भी है। तो ये दो टर्म भी आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो आपका ऑर्डर में चलता है, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में चलता है। कैसे चलता है भाई, कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है तो पहले वो अपनी इन्फेंसी स्टेज में जाता है, पहले वो अपनी शैशवावस्था में जाता है, उसके बाद उसका बचपन स्टार्ट होता है, बचपन के बाद फिर वो अपने किशोरावस्था में जाता है, उसके बाद फिर वो अडल्टहुड में जाता है, फिर वो बाद में एज्ड होता है। तो ऐसे सीक्वेंस में चीजें चलती रहती है और यही क्या है आपकी, इसी को ही बोलते हैं सीक्वेंस में चलना। और कई बार आपको एक टर्म लिखा मिलेगा ग्रेजुअल, कि जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो ग्रेजुअल है, जबकि ग्रोथ क्या है आपकी, कंक्रीट है। और ये क्या है आपका एक तरीके से आप कह सकते हो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में है, ठीक है। तो आपको ऑर्डरली लिखा मिले, सीक्वेंस लिखा मिले, ग्रेजुअल लिखा मिले, वो सबका सीक्वेंस, सबका मतलब क्या है कि एक क्रम में चलती है। और क्रम भी आपका कौन सा रहेगा, इन्फेंसी रहेगा, फिर चाइल्डहुड रहेगा, अडोलेसेंस रहेगा और उसके बाद कहीं ना कहीं मेच्योरिटी और बाद में फिर एज्ड की तरफ हम जाते हैं, ठीक है। तो इतना यहां से आपको क्लियर हुआ। अब यहां पर जब हम स्टेजेस की बात कर रहे हैं, जब हम क्रम की बात कर रहे हैं, तो क्रम कैसे कैसे चलते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है ये। अगर आपने पहले से भी एचटेट की तैयारी करी है तो भी आपको पता होगा, क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। अगर आप स्टार्टिंग से कर रहे हो तो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख लेना है। और यहाँ पर मैंने जो लिखा है इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं करना है, सब कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ पर तामझाम नहीं करेंगे। तो स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहली स्टेज आती है इन्फेंसी की स्टेज, यानी कि शैशवावस्था
किसी भी इंसान की। अब इससे पहले आपको किसी बुक में एक स्टेज और देखने को मिलेगी जिसको आप कहते हो प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज, प्री नेटल स्टेज होती है प्रसव पूर्व अवस्था। प्रसव पूर्व अवस्था मतलब जब बच्चा माँ के गर्भ में है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, बट कई बार आपको देखने को मिलेगा, तो कंफ्यूज ना होना। तो पहले स्टेज है इन्फेंसी, ये आपके 0 से 2 ईयर्स तक का जो बच्चा होता है वो आपका इन्फेंसी स्टेज के अंदर होता है, ठीक है, 0 से 2 ईयर। और इसमें जो बच्चा काम करता है वो सारा सेंस बेस्ड होता है। सारा कैसा होता है भाई, सेंस बेस्ड, सेंस के आधार पर होता है सारा, यानी कि इसमें बच्चे को भाषा का इतना, बच्चे को भाषा नहीं आती, हालांकि 2 साल होते होते बच्चा लैंग्वेज सीख जाता है, वो कोई कोई बच्चे तो बोलना भी सीख जाते हैं, अच्छी तरीके से बोलना सीख जाते हैं। मेरी बेटी 2 साल की है, बहुत अच्छे तरीके से बोलती है, फुल सेंटेंस वो बोलती है, तो बोलना सीख जाते हैं बच्चे। लेकिन जनरली हम क्या कहते हैं कि इसमें बच्चा सेंस के थ्रू काम करता है। अगर उसको भूख लगी है तो वो रोने लग जाएगा कि मुझे खाना दो, या फिर मुझे खाना नहीं खाता, दूध पिलाओ मुझे, ठीक है। उसको अगर सुसु पोटी आई है तो भी वो रो के बताता है कि भाई कुछ तो हुआ है, आकर के चेक कर लो। तो सेंस बेस्ड चलती है यहाँ पर सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद आता है आपकी दूसरी स्टेज जो कि है अर्ली चाइल्डहुड। आपके अर्ली चाइल्डहुड लेटर चाइल्डहुड दोनों ही किसका कॉम्बिनेशन है, बाल्यावस्था का, चाइल्डहुड का है। तो ये आपके 2 टाइप से बटी हुई है, एक अर्ली और एक लेटर। तो आपको ईयर जरूर ध्यान में रखना है। अर्ली चाइल्डहुड होता है 2 से 6 साल के जो वर्ष के बच्चे हैं वो किस में लाई करते हैं, वो अर्ली चाइल्डहुड में लाई करते हैं। और 6 से 11 वर्ष के बच्चे किस में लाई करते हैं, वो आपके लेटर चाइल्डहुड में। इनको बहुत अच्छे तरीके से आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। तो जो टीजीटी वाले हैं उनसे चाइल्डहुड पे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और पीआरटी वाले से तो भाई पूछे ही पूछे जाएंगे, है ना। तो 2 से 6 साल। अब ये जो मैंने यहाँ पर आपको लिखा है, इस अवस्था को और भी मल्टीपल नाम से जाना जाता है। किन किन नाम से जाना जाता है, तो इसको टॉय स्टेज बोलते हैं, यानी कि खेल अवस्था इसको बोलते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे अपने खिलौने से जनरली जो है वो खेलते रहते हैं, ठीक है। तो ये टॉय अवे स्टेज आप इसको कह सकते हो, प्ले स्टेज आप इसको कह सकते हो, खेल स्टेज, ठीक है, यानी कि 2 से 6 साल के बच्चे भाई खेलते ही तो है। और इसके अलावा इसको प्री स्कूल स्टेज भी कहते हैं, यानी कि स्कूल से पहले वाली अवस्था है, ये प्री स्कूल है, ठीक है। फिर है ये क्वेश्चन स्टेज, इसमें बच्चे जनरली बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत प्रश्न करते हैं इस स्टेज में, तो इसको क्वेश्चन स्टेज भी कहते हैं। इसके अलावा सेल्फ सेंटर्ड स्टेज इसको कहते हैं, यानी कि आप कह सकते हो स्वयं आधारित, स्वयं आधारित या फिर स्वयं केंद्रित आप कह सकते हो इसको, ठीक है। स्वयं केंद्रित अवस्था, बच्चे इसमें खुद के अंदर ही घुसे रहते हैं, वो दूसरों की सुनते नहीं है, ठीक है, वो खुद के अंदर ही रहते हैं। तो सेल्फ सेंटर्ड स्टेज इसको कहते हैं, किसको, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज को। इसके अलावा लैंग्वेज का डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है, आप सभी को पता है भाई 5 साल तक बच्चे का जो भाषा का विकास है वो बहुत बढ़िया तरीके से होता है। तो लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत फास्ट किस स्टेज में होता है, तो आप बताएंगे अर्ली चाइल्डहुड स्टेज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, फिर नंबर 3 पर है आपका लेटर चाइल्डहुड, यानी कि उत्तर बाल्यावस्था। अब ये आपकी 6 से 11 वर्ष की है। अब इसमें आपको क्या करना है याद, कि इसको किस नाम से बुलाया जाता है, तो ये आपकी इसको बोलते हैं ट्रबलसम स्टेज, इसको बोलते हैं, हिंदी में बात करें तो कष्टदारी, ठीक है, कष्टधारी या दारी है जो भी देख लेना, ठीक है, कष्टधारी अवस्था इसको बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर बच्चे जो है अपना गैंगअप करते हैं, मतलब कि लड़कियां जो है लड़कियों के समूह में रहती है, लड़के जो है अपने फ्रेंड्स बॉयज के समूह में रहते हैं, तो इसलिए इसको गैंगे स्टेज बोलते हैं। आप कह सकते हो गिरोह, गिरोह कह सकते हो, या फिर समूह अवस्था आप इसको कह सकते हो, ठीक है। तो गैंगअप होना बच्चे यहाँ पर स्टार्ट कर देते हैं। उसके बाद आता है लेटेंसी स्टेज। अब इसको सिगमंड फ्रॉइड ने बताया था, सिगमंड फ्रॉइड का जब हम साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे ना, तो हम सारे 5 स्टेजेस को पढ़ेंगे। तो मैंने यहाँ पर आपको बस हल्का सा हिंट दिया यहाँ पर कि इस स्टेज को, लेटर चाइल्डहुड स्टेज को सिगमंड फ्रॉइड ने किसका नाम दिया है, उसने कहा है कि लेटेंसी स्टेजेस को बोलते हैं। यहाँ पर बच्चे की जो लर्निंग स्किल्स है वो एनहांस होना स्टार्ट हो जाती है, वो सोशल होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो लेटेंसी स्टेज के बारे में कौन बात करते हैं, सिगमंड फ्रॉइड बात करते हैं। उसके बाद एलिमेंट्री स्टेज भी लेटर चाइल्डहुड अवस्था को बोलते हैं, जिसको बोलते हैं प्रारंभिक अवस्था, प्रारंभिक अवस्था, ठीक है। और इसको ना स्कूल स्टेज भी बोला जाता है, इसको स्कूल स्टेज भी बोला जाता है, ये भी आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। वो प्री स्कूल था, तो ये आपका स्कूल स्टेज है, यानी कि आपका स्कूल अवस्था, आप इसको हिंदी में लिख देंगे। इतना यहां से समझ में आ रहा है। चलिए
नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हमने इन्फेंसी कर लिया, अर्ली चाइल्डहुड कर लिया, लेटर कर लिया, एडोलेसेंस पे आ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है हमारी एडोलेसेंस की स्टेज। यहाँ पर मैं आपको मोटे तौर पर बता देती हूँ, लेकिन एडोलेसेंस का एक पर्टिकुलर क्लास मैं अलग से लूंगी, क्योंकि टीजीटी और पीजीटी वालों से यही से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसी लेवल के तो बच्चे हम पढ़ाते हैं टीजीटी में और पीजीटी में। तो एडोलेसेंस का एक क्लास अलग से होगा, जिसमें बहुत सारी चीजें आपकी डिटेल से डिस्कस करी जाएंगी। ठीक है, एडोलेसेंस की बात करें तो एक शब्द है एडोलेसेरे, जहां से इसको लिया गया है, और इसका मतलब क्या होता है? मैच्योर। ठीक है, या फिर टू ग्रो अप, कि अब बच्चा जो है वो ग्रो अप हो गया है, अब उसकी थिंकिंग बढ़ना स्टार्ट हो गई है, अब वो बड़ा हो गया, अब वो अंडरस्टैंडेबल हो गया, अब उसको समझने की शक्ति आने लगी है। तो एडोलेसेरे से, ठीक है, इसको लिया गया है। अब फादर ऑफ एडोलेसेंस अगर आपसे कोई पूछा जाए तो स्टेनली होल का नाम आप लिखेंगे कि जनक कौन है किशोरावस्था के। तो स्टेनली होल कौन है इसके जनक है, ये आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इन्होंने इस स्टेज को स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम की अवस्था भी कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम, तूफान और तनाव की अवस्था। तूफान और तनाव की अवस्था किसने कहा है? स्टेनली होल ने ही कहा है। और स्टेनली होल ने ही इस एडोलेसेंस के स्टेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, दैट इज अर्ली एडोलेसेंस, पूर्व किशोरावस्था, मिडिल एडोलेसेंस, मध्यम किशोरावस्था, और लेटर एडोलेसेंस यानी कि उत्तर किशोरावस्था। तो 3 पार्ट्स में स्टेनली होल ने इसको डिवाइड किया है। अब इस स्टेज को किन नाम से जाना जाता है? तो प्यूबर्टी स्टेज इसको बोलते हैं, यौन अवस्था इसको बोलते हैं, क्योंकि जनरली यहाँ पर जो बॉयज एंड गर्ल्स है वो प्यूबर्टी हिट करते हैं, है ना। ये सब चीजें आपको पता हो, अगर आपने चंडीगढ़ टीजीटी दिया है तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से वहां पर आपको एक्सप्लेन किया है। भाई प्यूबर्टी क्या है? एक तरीके से हम लोग जनरली क्या करते हैं कि प्यूबर्टी एडोलेसेंस ही है, ऐसा नहीं। एडोलेसेंस क्या है? एक पूरी एज है जो कि कहां से कहां तक है आपकी एडोलेसेंस की, वो 12 से 19 साल है। लेकिन जो आपका प्यूबर्टी है वो एक स्पेसिफिक टाइम है जिस पर, भाई प्यूबर्टी क्या है? मतलब जो मेल और फीमेल जो बच्चे हैं, जो गर्ल और बॉय है, वो वहां पर सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं, यानी कि जो गर्ल है उनके अंदर एग बनने स्टार्ट हो जाते हैं, और जो बॉयज हैं उनके अंदर स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाता है। मतलब अब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। तो जब वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं मतलब उनमें क्या आ गया? उनमें प्यूबर्टी हिट कर चुकी है। ठीक है, जो कि लड़के और लड़के के हल्की सी वेरी करती है। तो यौन अवस्था इसको बोलते हैं, और यौन अवस्था मतलब सेक्सुअल मेच्योरिटी की स्टेज है ये। ठीक है, लैंगिक परिपक्वता यहाँ पर बच्चे पे आ चुकी है, आप लिख सकते हो हिंदी में लैंगिक परिपक्वता। ठीक है, ये थोड़ी सी चीजें आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद इस स्टेज को मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस स्टेज को आइडेंटिटी क्राइसिस का नाम दिया गया है, यानी कि पहचान संकट इस अवस्था को कहा गया है। पहचान संकट, और किसने कहा है? तो एरिक एरिक्सन का नाम आप जरूर ध्यान में रखेंगे। एरिक एरिक्सन, जिन्होंने स्टेजेस ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट दिया है, मनोसामाजिक सिद्धांत के 8 स्टेज दिए हैं, जिसमें से एक स्टेज इन्होंने एडोलेसेंस को कहा है कि अगर बच्चा अपनी पहचान बना गया तो वो अपनी आइडेंटिटी बना पाएगा, अगर नहीं बना पाया तो फिर उसमें पहचान संकट आ जाता है, पहचान बोध वो नहीं कर पाता है, तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस का शिकार हो जाता है। उसको नहीं पता रहता भाई मैं कौन हूं, मैं किस लिए हूं। ठीक है, तो इसके बारे में एरिक एरिक्सन यहाँ पर बात करते हैं। इतनी चीजें यहाँ पर आपको समझ में आई। अब जो आपके रह गए हैं, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो आपके डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट रहेंगे, जिसमें आपका सोशल डोमेन आ जाता है, मोरल डोमेन आ जाता है, लैंग्वेज आ जाएगा, कॉग्निटिव आ जाएगा, ठीक है, इमोशनल आ जाएगा। तो जितने भी डोमेन्स है डेवलपमेंट के वो पढ़ेंगे। और एक चीज और आपकी रह गई कि कौन कौन से फैक्टर्स है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, जिसमें हम इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर पढ़ेंगे। चलिए उनको भी देख लेते हैं। हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट को यहाँ पर पढ़ा है, मैचुरेशन को भी यहाँ पर देख लिया है। अब एक रिलेशनशिप आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए कि डेवलपमेंट और लर्निंग के बीच में रिलेशन क्या होता है। तो एक इक्वेशन में यहाँ पर लिखती हूँ, डेवलपमेंट क्या होता है, जिसमें हमारा ग्रोथ भी शामिल है, मैचुरेशन भी शामिल है, और लर्निंग भी शामिल है। तो इस इक्वेशन से आप यहाँ पर समझ सकते हो कि दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। यानी कि किसी भी इंडिविजुअल का जो ओवरऑल विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? जब उसका अच्छे से ग्रोथ भी हो रहा हो, जब वो मैच्योर इनफ भी हो, और साथ साथ उसके लर्निंग भी यहाँ पर, यानी कि उसका अधिगम भी यहाँ पर हो रहा हो, तो वो क्या है? एक ओवरऑल डेवलपमेंट है बच्चे का। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो लर्निंग है, यानी कि जो सीखना है, वो अफेक्ट करता है डेवलपमेंट को, वो डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, यानी कि विकास को बाधित करता है, अफेक्ट करता है। इन द सिमिलर वे आप वाइस वर्सा भी लिख सकते हो, और ये भी लिख सकते हो कि जो डेवलपमेंट है वो भी अफेक्ट करता है किसको? लर्निंग को।
ठीक है। अगर किसी भी इंडिविजुअल का सीखना जो लर्निंग है अगर वो अच्छे से हो रही है मतलब उसके डेवलपमेंट में पॉजिटिव इफेक्ट हो रहा है। ठीक है। मान लो अगर किसी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो रहा है और डेवलपमेंट में बहुत सारी चीजें आ जाती है, इमोशनल डेवलपमेंट भी है जो कि हमने यहाँ पर लिखी है, जो कि हम पढ़ेंगे। कॉग्निटिव डेवलपमेंट है, सोशल है, इमोशनल है, मोरल है, फिजिकल है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है। अगर कोई भी एक एस्पेक्ट अगर उसका अच्छे से डेवलप नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं उसकी जो डेवलपमेंट है वो सही नहीं होगा, और जब डेवलपमेंट सही नहीं होगा तो उसके लर्निंग पे भी असर पड़ेगा। ठीक है। तो ये आप चीज जरूर ध्यान में रखिएगा, इस इक्वेशन को आप ध्यान में रख सकते हो। अब कुछ डोमेन्स है, डेवलपमेंटल डोमेन्स जिसको आप कह सकते हो, विकासात्मक पहलू आप कह सकते हो, एस्पेक्ट आप यहां पर कह सकते हो। ठीक है। तो ये 6 डोमेन्स है जो कि आपको पढ़ना होता है, क्योंकि इन्हीं के ही रिगार्डिंग सारी चीजें हैं। ठीक है। तो कॉग्निटिव का क्या मतलब है, संज्ञानात्मक विकास का क्या मतलब है यहाँ पर, तो इसका रिलेटेड क्या है, कहीं ना कहीं आपकी इसमें इंटेलिजेंस शामिल है, आपकी इसमें बुद्धि शामिल है। ठीक है। आपकी थिंकिंग यहाँ पर शामिल है कि आप किसी के भी चीज के प्रति आपकी क्या सोच है, आपकी रीजनिंग यानी कि आपकी तर्क करने की जो क्षमता है वो इसमें शामिल हो जाती है जब भी हम कॉग्निटिव की बात करते हैं। मतलब कि कॉग्निटिव मतलब आप कह सकते हो आपका इंटेलेक्चुअल पावर, आपकी बुद्धि, आप किसी भी चीज को कैसे सॉल्व करते हो, आप किसी भी चीज को कैसे परसीव करते हो, वो क्या है आपका कॉग्निटिव डोमेन है। जब भी कॉग्निटिव का बात आए, जब भी इसका जिक्र हो मतलब इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है। ठीक है। आपके माइंड से रिलेटेड है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। सोशल का क्या मतलब है, जब भी किसी भी इंडिविजुअल का सोशल डेवलपमेंट हो रहा है तो मतलब वो सामाजिकरण उसका हो रहा है और वो सामाजिक हो रहा है। तो जब भी किसी भी इंडिविजुअल का सोशलाइजेशन होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, मतलब वो समाज के यानी कि सोसाइटी के कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, रूल्स नॉर्म्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ मानदंड होते हैं जिनको वो अच्छे से कहीं ना कहीं पहचानना स्टार्ट कर देता है। उसको पता रहता है कि मैं अगर यहाँ पर लाई कर रहा हूँ तो मतलब मेरे से समाज को क्या एक्सपेक्टेशन है, मुझे समाज का हिस्सा होना है, मैं भी इस सोसाइटी का हिस्सा हूं, तो वो सारी चीजें यहाँ पर इंडिविजुअल समझना स्टार्ट कर देता है जब उसका सामाजिकरण हो रहा होता है। इमोशनल यानी कि भावनात्मक, और भावनात्मक का यहाँ पर क्या मतलब है, जब हम किसी भी अगर इंडिविजुअल का इमोशनल अगर डेवलपमेंट हो रहा है मतलब वो खुद के इमोशंस पर कंट्रोल कर पा रहा है। ठीक है। यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हो वंस कंट्रोल ऑन इमोशन, यानी कि खुद के ही भावना पर कहीं ना कहीं काबू पा लेना अगर उसका इमोशनल डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है। मतलब वो किन चीजों पर दुखी हो रहा है, किन चीजों पर वो उसको प्रसन्नता हो रही है, तो वो सारी चीजें किसका, वो आपके भावनात्मक पहलू आ जाता है यहाँ पर। मोरल डेवलपमेंट मतलब जब आपको आपको नैतिकता यहाँ पर आ जाती है, तो नैतिकता मतलब कुछ मोरल वैल्यूज होते हैं उनको सीख जाना, जैसे राइट और रोंग के बीच में आप यहाँ पर फर्क कर पाए। ठीक है। राइट और रोंग के बीच में भाई क्या गलत है क्या सही है, जब आप रीजन के साथ वो सारी चीजें बता पाए, भाई कोई भी चीज अगर कोई भी धारणा है तो उसके प्रति ये मेरा तर्क है कि भाई ये चीज सही है कि गलत है, और ये मेरा उसके प्रति रीजन है, तो वो मोरल डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। हम ये सारे डोमेन्स पढ़ेंगे आगे जाकर के। ठीक है। लैंग्वेज मतलब कहीं ना कहीं अब भाषा है तो मतलब कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है, किसी भी इंडिविजुअल का जो संप्रेषण है वो अच्छे से हो सकता है यहाँ पर जब उसको लैंग्वेज का डेवलपमेंट आता है। मतलब कि वो अपने जो थॉट है, जो अपने विचार है, जो उसकी थिंकिंग है उसको रिप्रेजेंट कर सकता है, अपने मैसेज को कन्वे कर सकता है, लैंग्वेज का डेवलपमेंट। ठीक है। उसके बाद फिजिकल मतलब फिजिकल तो बहुत जरूरी है आपका, ये क्या भाई शारीरिक स्ट्रक्चर है, फिजिकल एस्पेक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, यानी कि शारीरिक स्ट्रक्चर, फिजिकल चेंजेस आप कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है। हाइट का बढ़ना, वेट का बढ़ना, कम होना, जो भी है, तो ये क्या है आपका फिजिकल है, यानी कि शारीरिक है, जो कि आप देख सकते हो, जिसको आप मेजर कर सकते हो, जो कि कहीं ना कहीं क्वांटिटेटिव होता है। तो ये डोमेन्स हैं जो हम आगे जाकर के पढ़ेंगे, और इनको पढ़ना है किसमें, इन सबको हम एडोलेसेंस में भी जाकर के पढ़ेंगे। ठीक है। कोई भी लेवल हो आपका, स्टेज हो, कोई भी स्टेज हो आपका, जैसे आपका चाइल्डहुड है तो उसके अंदर बच्चे का कॉग्निटिव डोमेन कितना विकसित होता है, सोशल कितना होता है, इमोशनल कितना होता है, तो ये सारी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे इन चीजों को और बढ़िया तरीके से हम डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो ये डोमेन्स है जो कि इसका पार्ट होता है इन डेवलपमेंट का। अब लास्ट जो आपका आ जाता है वो है फैक्टर्स, कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं वृद्धि और विकास को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो यहां से भी आपसे सवाल पूछ लिया जाता है। इसके बाद बस आपका एक टॉपिक और रहेगा, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, फिर ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो कौन कौन से कारक है, तो ये आपके 2 कारक होते हैं भाई, एक होता है इंटरनल फैक्टर, आंतरिक जिसको बोलते हो, एक होता है एक्सटर्नल जिसको बाह्य कारक बोलते हो। इंटरनल मतलब जो आपके अंदर लाई करते हैं, लाई विद इन द इंडिविजुअल,
विद इन द इंडिविजुअल, किसी भी व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं ये कारक। और ये कौन से होते हैं? लाई आउटसाइड, बाहरी होते हैं ये, आउटसाइड द इंडिविजुअल। ठीक है, ये चीज आप लिखते रहिएगा अगर आप अपने खुद के नोट्स बना रहे हैं तो इंटरनल, बाकी अगर आप मेरे से लेंगे तो आपको ये सारी चीजें वहां पर ऑलरेडी लिखी मिलेगी। तो इंटरनल और एक्सटर्नल को आपको समझना है। इंटरनल में कौन कौन से आते हैं? एक आपका हेरिडिटी आ जाता है। भाई हेरिडिटी क्या होता है? अनुवांशिकता होती है, मतलब आपके अंदर जो जीन्स है वो आपके पेरेंट्स के थ्रू आए हैं, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के भी आ सकते हैं कोई ना कोई कैरेक्टर्स, तो वो क्या है? आपकी अनुवांशिकता है। अब ये कैसे प्रभावित करेगा? भाई आप किससे आए हो? आप अपनी मदर के थ्रू आए हो, ठीक है, आप अपने फादर के थ्रू आए हो यहाँ पर। तो इसमें क्या है भाई, जैसे आपके पेरेंट्स की आंख है, जैसे उनके बालों का टेक्सचर है, जैसा जो कुछ भी उनकी है सारी चीजें, वो सब आपके अंदर यहाँ पर ट्रांसफर होगी। ठीक है, अगर मदर जो है अच्छे से खाना वाना खा रही है अपनी प्रेगनेंसी के जर्नी में, तो आपका डेवलपमेंट यहाँ पर, आपकी जो ग्रोथ है वो और बढ़िया तरीके से होगी। ठीक है, तो वो सारी चीजें यहाँ पर आ जाते हैं आपके। अगर कोई भी मदर के अंदर मान लो कोई भी प्रॉब्लम है, अगर नहीं अच्छे से कोई भी दवाई खाई है, कोई ऐसी बीमारी है जो आपको जनरेशन टू जनरेशन अगर चली आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है वो बच्चे के अंदर भी आएगी। तो वो सारी चीजें क्या है आपकी यहाँ पर प्रभावित करती है चीजों को। नेक्स्ट है यहाँ पर इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि। अब डिफरेंट इंडिविजुअल्स है यहाँ पर, सबके अपने आईक्यू होते हैं। कोई बच्चा है जिसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, जो हर क्वेश्चन के प्रति मतलब मल्टीपल आंसर्स निकालना जानता है। एक बच्चा जो बहुत स्लो लर्नर है, मतलब उसको अगर वो क्वेश्चन नहीं आए तो उस पर वो स्टिक कर जाता है। तो इंटेलिजेंस लेवल भी यहाँ पर काफी जो है अफेक्ट करता है किसको? आपके डेवलपमेंट को। उसके बाद बायोलॉजिकल है, जैविक है। मैंने अभी बताया आपको, कोई भी अगर बच्चा अगर पैदा हुआ है तो वो पहले से अगर मान लो फिजिकल तौर पर वो बहुत वीक है, ठीक है, अगर वो बहुत वीक है, उसको कोई भी बीमारी है, कोई भी जो कि अनुवांशिक बीमारी है, तो वो अफेक्ट करती है उसकी ग्रोथ को भी और उसके डेवलपमेंट को भी। इमोशनल यानी कि भावात्मक, कोई बच्चा अगर इमोशनली बहुत स्ट्रोंग है, ठीक है, कोई बच्चा मान लो इमोशनली बहुत वीक है, ठीक है, जो बात बात पर की भी किसी भी चीज पर उसको वो एडजस्ट नहीं कर सकता। अगर वो इमोशनली स्ट्रोंग है मतलब वो सिचुएशन के प्रति एडजस्ट कर सकता है, ठीक है, वो समायोजन कर सकता है। और ये समायोजन नहीं कर पाएगा तो ये भी आपका एक जो है फैक्टर है यहाँ पर। फिर है एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर मतलब बाहरी कारक, जिसमें आपका सबसे पहले फैमिली आ जाती है। भाई फैमिली आपका वो सोशलाइजेशन है, वो प्राइमरी, वो मुख्य समाजीकरण का हिस्सा है जिसमें आप स्टार्टिंग में पल रहे हो। तो आप जिस फैमिली में का आपके ऊपर बहुत इफेक्ट पड़ता है। फैमिली अगर आपको अच्छे से, पेरेंट्स का जो केयर है अगर बच्चे को अच्छे से मिल रहा है, उसको प्रॉपर नरिशमेंट मिल पा रहा है, प्रॉपर उसके हाइजेनिक रखा जा रहा है, सारी चीजें बढ़िया तरीके से हो रही है, तो कहीं ना कहीं उसका विकास होगा, बढ़िया विकास होगा। और फैमिली अगर ऐसे ही मिल जाए जिसमें सारे दिन चिक 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 हो, और फिर वो अच्छे से नहीं ध्यान रख पा रहे हो, बच्चे को जो नरिशमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, चाहे कोई भी कारण हो, चाहे नेग्लिजेंस हो, कुछ भी हो, तो यहाँ पर फैमिली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। ठीक है, और जो बेसिक जो स्टार्टिंग ईयर होते हैं ना, वो बिल्कुल नींव की तरह होते हैं बच्चे के, जो स्टार्टिंग के 5 ईयर्स आप यहाँ पे कह सकते हो, क्योंकि इसमें जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो भी 85% हो जाता है। ये भी सबको पता होगा, है ना, ब्रेन का डेवलपमेंट 85% हो जाता है स्टार्टिंग के 5-6 सालों में। तो इसलिए यहाँ पर प्रॉपर केयर की बहुत जरूरत है, बहुत लव की जरूरत है यहाँ पर। ठीक है, फैमिली के थ्रू ही बच्चा कहीं ना कहीं भाषा को सीखता है, सोशलाइज भी सबसे पहले फैमिली के थ्रू होता है। उसके बाद है इन्वायरमेंट, वातावरण, हम किस प्रकार का वातावरण बच्चे को दे रहे हैं एज अ फैमिली। मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, मान लो फैमिली में जो एनवायरनमेंट है वो सपोर्टिव नहीं है, बच्चे की पूरी केयर नहीं कर पा रहा है, कोई भी कारण हो, या फिर अगर वो कर पा रहा है तो इसका अफेक्ट पड़ेगा, उसके वृद्धि और विकास दोनों में इसका अफेक्ट पड़ेगा। नेक्स्ट है, अगर मान लो कोई भी ऐसा इंसिडेंट, कोई भी एक्सीडेंट अगर किसी भी इंडिविजुअल के लाइफ में हुआ है जो उसको अब आगे तक ताउम्र उसके साथ रहेगा, कोई भी ऐसा शौक उसको इमोशनली मिला हो, या फिर फिजिकल तौर पर उसको एक ऐसा डिफेक्ट मिल गया हो, तो वो एक हो जो है, जो कि कारक है डेफिनेटली, जो हमारे डेवलपमेंट को और वृद्धि को प्रभावित करता है। उसके बाद है इकोनॉमिक कंडीशन। भाई जरूरी नहीं है ना सबके पास पैसा हो, है ना, तो हो सकता है अगर कोई भी बढ़िया मतलब रिच फैमिली से है तो उसके पास ऑब्वियस सी बात है रिसोर्सेज बहुत ज्यादा हो जाते हैं, संसाधन बहुत ज्यादा, स्रोत जो है वो ज्यादा हो जाते हैं। किसी के पास मान लो कोई पुअर है तो उसके पास इतना नहीं हो पाता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो पुअर रह जाते हैं वो अच्छे से नहीं डेवलप हो पाते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है। तो पुअर जो है यानी कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो भी यहाँ पर एक बाधा डालती है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट पर और वृद्धि पर। ठीक है, तो ये कुछ कारक थे जो हमने देखे। तो आज की इस क्लास में उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी चीजें। हमने ग्रोथ क्या होता है उसको पढ़ा है, मैचुरेशन को पढ़ा है, डेवलपमेंट को पढ़ा है,
सभी स्टेजेस को पढ़ा है, रिलेशन हमने पढ़ लिया है यहाँ पर कि दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, लर्निंग भी और डेवलपमेंट भी, और डेवलपमेंट लर्निंग को प्रभावित करता है। सारे डोमेन्स हमने देख लिए हैं जिनको हम आगे भी देखेंगे, और यहाँ पर फैक्टर्स हमने देख लिए हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वो प्रिंसिपल, जिसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है, एचटेट में तो स्पेसिफिकली पूछते ही हैं, तो इसलिए मैंने उसको सेपरेट रखा है ताकि हम अच्छे से डिस्कस करें। तो आज रात को 9 बजे मैं लाइव आऊंगी ज़रूर आपके लिए, और इन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन लेकर के आऊंगी, तो उसमें प्लीज़ मुझसे जुड़ना ना भूलें। साथ के साथ आप